हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आपके लाया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट। ठीक है ना, यानी कि इसको ए ऑनलाइन सॉल्यूशन यानी कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है। ये ऑफिशियल मॉडल सेट नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन ऑफिशियल मॉडल सेट की तरह यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। तो आपको इस वीडियो में साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट मिलने वाला है। ये मॉडल सेट फर्स्ट है एंड सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इस साल जो एग्जाम होने वाला है, तो आपको 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बनाना है, यानी कि 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो कम से कम 40 क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए। अगर 40 से कम बनता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन के सामने हाजिर है कि विद्युत फ्यूज किस विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पे, या चुंबकीय प्रभाव पे, या रासायनिक प्रभाव पे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है ना, आगे सवाल देखिए, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो एक कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे प्रतिरोध यानी कि आपको ओम का नियम में पढ़ना था। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध R है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई। क्या होगा? V बटे आई। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा R बराबर V बटे आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो जो जनरेटर में लगा होता है, ठीक है ना, तो डायनमो से बात की जा रही है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी करंट, या एसी करंट, या दोनों। तो आपको मैं बताऊं, डायनमो से दोनों प्रकार की धाराएं निकल सकती है। ठीक है ना, यानी कि एक एसी वाला भी डायनमो होता है और एक डीसी वाला भी डायनमो होता है। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए कि बैटरी में कौन सी धारा निकलती है बैटरी से, तो बैटरी से सिर्फ आपको डीसी धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यानी कि जिस मच्छर से डेंगू उत्पन्न होता है, वो मच्छर जो है किस प्रकार के जल में पनपता है? साफ जल में, या गंदा जल में, या खारा जल में, या मृदु जल में? तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है वो साफ जल में पनपता है। साफ जल में, यानी कि जैसे मान लीजिए एक हौज है, मान लेते हैं हौज है, और हौज में जो है पानी जमा है, बहुत दिनों से जमा है। तो पानी तो गंदा नहीं, पानी तो साफ है, लेकिन बहुत दिनों से जमा है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उसमें डेंगू मच्छर पैदा होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो पानी तो साफ है, लेकिन बहुत दिन का पानी रहेगा तब ऐसा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं? लकड़ी, गोबर, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं, यानी कि यहाँ पे बायोगैस फ्यूल बोला गया है। ठीक है ना, बायोगैस फ्यूल को ना न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पढ़ते हैं, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? यानी कि हमारे शरीर में या जीव जंतु के जो शरीर होते हैं, उन शरीर से जो है अपोहन के द्वारा, यानी कि डायलिसिस, अपोहन बोलते हैं डायलिसिस। तो जो कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल जो किडनी होता है, ओके, तो वो जो है डायलिसिस के द्वारा अपोहन, जो ब्लड का जो प्यूरिफाई करता है, तो क्या निकालता है? तो क्या करता है? पृथक करता है, नाइट्रोजन को अलग करता है वो। ठीक है ना, नाइट्रोजन को अलग करता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? आपको पढ़ना है, हाइड्रा में अलग अलग प्रजनन होता है। हर बहुत सा जंतु को यहाँ पे अलैंगिक जनन, जंतु में अनेक प्रकार के प्रजनन का जो विधि अलग अलग है। तो हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि पाया जाता है, यानी कि देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। ठीक है ना, जैसे द्विखंडन आपने पढ़ा होगा, अमीबा में द्विखंडन होता है। लैंगिक विभाजन भी आपने पढ़ा होगा, जो जीव जंतु में, अक्सर जीव जंतुओं में लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जितना सारा मैं सवाल बनाया हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट। अभी ये सेट फर्स्ट है, इसके बाद आपको सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको मिलता रहेगा एंड सभी में अलग अलग सवाल मिलते रहेंगे। ओके, कोशिश यही करूंगा कि सवाल मैच ना करें एक दूसरे सेट से। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? यानी कि हजामती दर्पण भी इसको बोला जाता है। दाढ़ी कौन बनाता है? हजामत बनाता है, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना, हजामती दर्पण भी इसको बोला जाता है। हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण। डॉक्टर वगैरह अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, नाक वगैरह, या तो नाक के बाल हो गया, या नाक में कुछ जख्म हो गया, कान हो गया, ये सब जांचने के लिए डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, जो न्यूटन महोदय ने सबसे पहले बनाया था, एक श्वेत प्रकाश को 7 कलर में क्या किया था, बंटवारा किया था प्रिज्म के माध्यम से। तो यहाँ ये स्पेक्ट्रम है, ये जो त्रिकोण दिख रही है ये क्या है, प्रिज्म है। कितना हुआ, 3 3 6, एक और करते 7। तो सबसे नीचे वाला इसका नाम ये था विबग्योर, है ना, GYOR, विबग्योर। तो ऊपर वाला कलर क्या था, रेड था, है कि नहीं? ऊपर का कलर क्या था, ऊपर का कलर रेड था, और नीचे का कलर विबग्योर है। तो जो वायलेट कलर है ना, यानी कि जो है बैगनी कलर है, उसका झुकाव सबसे ज्यादा है, और लाल रंग का झुकाव कम है, ठीक है ना। इसीलिए बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है जी, विचलन जो है ज्यादा होता है, और लाल रंग का विचलन कम होता है। ओके, चलिए आगे जाए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन के नियम में कि सैन आई बटे सैन आर। क्या होता है, सैन आई बटे सैन आर, सैन आई बटे सैन आर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन बहुत ध्यान से आपको देखना है एग्जाम में भी, ओके, क्योंकि एग्जाम में रंगने का मसला होता है। एक बार रंग दीजिएगा तो दोबारा आप उसको मिटा नहीं सकते, वो नंबर गया कम से, फिर अगर गलत हो गया तो सुधार भी नहीं सकते, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि वाष्पोत्सर्जन समझते हैं, पौधे अपने बॉडी से जल, अपशिष्ट जल को बाहर निकालना, वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग में होता है? तो आपने देखा वाष्पोत्सर्जन जो पौधे में होता है वो पत्ती में होता है ना, पत्तियों के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में। ओके, आगे पढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। हीलियम वर्ग 18 में पाए जाने वाला तत्व है, वर्ग 18 में पाए जाने वाला तत्व है। और वर्ग 18 में जितने सारे तत्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, आक्रिय गैस। आक्रिय गैस मतलब ये किसी भी गैस से क्रिया नहीं करता, गैस क्या किसी से भी क्रिया रिएक्शन करता ही नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसें हैं, जैसे नियॉन हो गया, है ना, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो पहले जानो कि जल का फॉर्मूला क्या होता है। जल का फॉर्मूला H2O होता है। तो देखो हाइड्रोजन कितना पीस है, यहाँ तो पता चल रहा है हाइड्रोजन 2 पीस है और ऑक्सीजन 1 है। ये जो 2 लिखा हुआ ना, ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, और इसके में O में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 तो होगा। तो O की परमाणु संख्या यानी कि ऑटोमिक नंबर है ये, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, 2:1 परमाणु संख्या का अनुपात। अगला सवाल पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आपने ये आवर्त सारणी जो पूछा जा रहा है, ये एक्चुअली आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीफ ने दिया था, सॉरी मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोसले ने दिया था। तो इसमें बताया था कि 7 आवर्त होते हैं, 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, और 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग बोलो या इसको समूह भी बोल सकते हैं। और आवर्त बोले कितना हो जाएगा, 7 आवर्त होगा, ठीक है। आगे सिलिका क्या है? तो देखिए सिलिका एक ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के बाद दूसरी तत्व है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पे, ठीक है ना। तो इस सिलिका में कुछ धातु का भी गुण है और कुछ अधातु का भी गुण है। वैसा तत्व है जिसमें धातु का भी गुण मौजूद हो और अधातु का भी गुण मौजूद हो, उसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं उसको उपधातु कहते हैं। ओके, आगे यहाँ पे सवाल देखिए, क्रियाशील मूलक क्या है? यहाँ पे देखिए OH सिंगल बॉन्ड OH दिया हुआ है, ये क्रियाशील मूलक किसका है? OH जो है क्रियाशील मूलक किसका है? कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। तो OH जो यहाँ पे क्रियाशील मूलक यहाँ पे देख रहे हैं, तो OH किसका है? एल्कोहल का है। किसका है? एल्कोहल का जो है क्रियाशील मूलक क्या है? OH है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल में, यानी कि हमारे पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना हुआ है, जो हम सांस ले रहे हैं, कैसे हो रहा? क्या संयोजन कोई क्रिया हो रहा है, या अपघटन क्रिया हो रहा, या प्रकाश संश्लेषण हो रहा? तो ऑब्वियसली सी बात है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण हो रहा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अपने आप में क्या करता है, अपने में मतलब पौधा जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ देता है। तो इस प्रकार जो है पौधों हमारे पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के बाद क्या होता है? श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी की टूटता है,
पौधे के अंदर जो है श्वसन क्रिया जब होता है तो उसके अंतर्गत एडीपी टूटता है और टूटने से एक एनर्जी निकलता है और वो एनर्जी कितना किलो जूल प्रति मोल होता है ना। तो याद कीजिएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। कोष्ठ को इंग्लिश में चेम्बर्स भी कहते हैं, कभी कभी हिंदी में भी देता है चेम्बर, हिंदी में लिख देता है चेम्बर। तो याद कीजिएगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ, या तो कभी कभी कोष्ठ को वेश में भी बोलते हैं, वेश में कितने वेश में पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ कितने चेम्बर्स पूछेगा। तो मानव हृदय में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। वैसे मछली वाला भी बहुत ज्यादा फेमस है, मछली वाला भी सवाल पूछा जाता है कि मछली में 2 चेम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब कितना है। तो अगर आपको परकुचन दाब नहीं समझ में आता है ना, तो आप इसका देखिए इंग्लिश में क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, और आपको याद करना है सिस्टोलिक, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा होता है, और डायस्टोलिक, है ना। तो 120/80 आपको पता है, एक नॉर्मल जो मानव होता है उसका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक है ना, 120/80 होता है। तो बताइए कि 120/80 जो होता है, तो ऊपर वालों को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वालों को डायस्टोलिक बोलेंगे। तो सिस्टोलिक कितना हो गया, 120 हो गया। तो मैं आपको बीच बीच में होमवर्क देते जाता हूं, आप लोग पहला नंबर होमवर्क कमेंट करते जाना है कि बीपी किससे मापा जाता है, बीपी किससे मापा जाता है, बीपी मापा जाता है किससे, आपको ये कमेंट बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है, एक ही कमेंट में सारा होमवर्क आंसर बताइएगा, ठीक है ना, कि बीपी किससे मापा जाता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, है ना। जो तंत्रिका कोशिका होता है उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। चलिए होमवर्क नंबर 2 में दे रहा हूं। जो तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका में केंद्रक कहाँ पे पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया, यानी कि इस तंत्रिका कोशिका को कौन सा भाग है जहां पे केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। ये होमवर्क नंबर 2 था। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, परागकण होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, विकासित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ये सवाल पूछा जाता है, एक 2 टाइप से सवाल पूछता है, एक विकासीय दृष्टिकोण से पूछेगा, एक और पूछता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता, मतलब विकास के अगर हिसाब से देखा जाए, जो हम वृद्धि हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा समानता किससे, चीन के विद्यार्थी से। यहाँ पे विद्यार्थी थोड़ा मिस्टेक हो गया, चीन के जो विद्यार्थी होता है ना, उससे ज्यादा समानता हमको देखने को मिलता है विकासीय दृष्टिकोण से। क्या हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आपने अभी पढ़ा बडिंग द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया। तो अभी तो आपने पढ़ा मुकुलन के द्वारा जो हो रहा था, किसमें हो रहा था, वो हो रहा था क्या बोलते उसको, ईस्ट, और एक और था ना, वो ऑप्शन, खैर इसमें तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा ईस्ट में, और एक हाइड्रा था, सॉरी हाइड्रा। तो ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, याद कीजिएगा। आगे सवाल है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल ऊर्जा देता है। जब पायरुवेट टूटता है ना, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर पहला में पढ़ना है कि जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, एक बात याद कीजिएगा, यानी कि CO2 बनता है और H2O जल बनता है और एनर्जी बनता है, ठीक है ना। तो यह क्रिया किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है, या हरितलौह या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये एक्चुअली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि लेंस बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं करते। तो सिंपल सी बात देखिए, जल का तो इस्तेमाल होता है लेंस बनाने में, कांच भी, तो चश्मा वाला कांच वाला चश्मा पहनता आदमी को हर लोग, प्लास्टिक का चश्मा तो आजकल मार्केट में आ गया है ना। तो अब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं रहेगा। एक बार एग्जाम में दिया था सवाल, मिट्टी की जगह पे दे दिया था पीतल, तो क्या पीतल का इस्तेमाल होगा, अब दे देगा लोहा। लेंस बनाने में, चश्मा का फ्रेम की बात नहीं किया जा रहा, लेंस बनाने में, लेंस जो जिससे हम आर पर देख पाते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा, ठीक है ना। आगे, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस में 2 फोकस होता है और दर्पण में एक ही फोकस होता है ना, एक फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। तो दर्पण में
प्रतिबिंब कहाँ पे समान बनता था? जब वक्रता केंद्र पे रखते थे तो समान बनता था, है ना जी। यहाँ से टकरा जाती थी यहाँ पे, तो ऐसे समान बनता था। लेकिन लेंस में F1 और F2, यही F2 को बोला, वक्रता केंद्र को F2 बोल दिया गया है। तो दूसरी फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? समान बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। ओके, आगे है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। अल्पतम दूरी मतलब एकदम सबसे कम दूरी, और सामान्य दृष्टि मतलब एक नॉर्मल इंसान है ना, एक नॉर्मल विजन है जिसका आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी दूर तक? लगभग आसानी से देख सकता है और एकदम साफ सुथरा देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। और अधिकतम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अधिकतम बोलेगा तो अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है ना, अनंत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है जी? लोहे की परमाणु संख्या, बहुत बार सवाल पूछा गया कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद कीजिएगा लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है लोहे की परमाणु संख्या। एक होमवर्क नंबर 3 में बता रहा हूं कि सोडियम का परमाणु संख्या बताओ कमेंट करके जल्दी से, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। आगे सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? अब पहले एक बात जानो, को लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला जो है क्षार करता है कि नहीं? क्या कोई विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। मेरा गला फंस रहा, पता नहीं क्यों। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है कि नहीं? क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अम्ल का पीएच मान, यानी कि ये दोनों अम्ल है और ये 7 क्या? उदासीन है, यानी कि ना तो ज्यादा है ना तो कम है, उतने बराबर है। देखिए सवाल पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बता दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 वर्ग है। वर्ग की जगह पे समूह भी बोला जा सकता है, समूह बोले या वर्ग बोले दोनों सेम बात है, ठीक है ना। और आवर्त बोलेगा तब 7 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब दूसरा टाइप का क्रियाशील मूलक दिया गया है, सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO दिया हुआ है, इसका मूलक किसका है? तो ये जो है एल्डिहाइड का है। तो अभी आपने पढ़ लिया एल्कोहल के बारे में, क्या पढ़ा? सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे पढ़ा था, है ना। ये एल्कोहल का पढ़ा था, ये एल्डिहाइड का। आगे भी आपको देखने को मिलेगा। आगे है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? अब जानना कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, यहाँ पे 4 को दिया हुआ है ABCD, 4 को में से 3 को विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, एक तो नहीं है ना। तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, ये फॉर्मूला होता है P बराबर W, ये नहीं होता है। एक P बराबर VI, एक फॉर्मूला ये होता है P बराबर VI। तो एक हमारा मैच कर गया पावर बराबर। अब देखो अगर V के जहाँ पे बैठाते, V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है, आपको पता है V बराबर IR होता है, और पहले से I है, तो क्या हो जाएगा? I²R। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, और उसके जहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं? अच्छा I जहाँ पे देखो P बराबर VI है, तो मैं I जहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बोलो, I जहाँ पे लिख सकता हूँ V/R, कर सकते हैं। I जहाँ पे V/R, तो V²/R। देखिए वही फॉर्मूला को बार बार, ये मेन फॉर्मूला की जगह P बराबर VI, ये मेन फॉर्मूला है, इसी को चेंज करते गया, फॉर्मूला चेंज होते गया। तो यहाँ पे ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है ना, ऑप्शन नंबर B जो है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल है, क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति कौन है? मतलब एक कौन सा डिवाइस है, कौन सी मशीन है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो कौन हो जाएगा? जनित्र, यानी कि जनरेटर जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब आपके लिए एक होमवर्क, चौथा नंबर होमवर्क, कि जनरेटर जो है विद्युत मतलब परिवर्तन किसको करता है? उष्मा का परिवर्तन जनरेटर में कैसे होता है, यानी कि जनरेटर उष्मा को किस में बदलता है? यार मेरा गला क्यों फंस रहा है इतना? तो जनरेटर जो है विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलता है। उसी तरीके से मोटर जो परिवर्तन करता है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में। तो ये चौथा पचमा हो गया, ठीक है ना। होमवर्क आंसर कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जो लघु पतन होता है, लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं ना, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट से लिखा है शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा वैल्यू, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब तो होता है शॉर्ट सर्किट। आगे है, कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं? जैव मात्रा का स्रोत नहीं, तो देखिए क्या हो गया? नाभिकीय ऊर्जा, इसका ये स्रोत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, या यौगिक जल में विलय भी है, तो कौन सा तत्व है? तो ये है कौन? ये है
यहाँ पे ऑप्शन है कैल्शियम, ये हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम क्या होता है कि ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और वो जल में घुल भी सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे सवाल बोलता है एथेन का आणविक सूत्र ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है एथेन का C2H6। तो बोलता है कि कितने सहसंयोजक बंधन है, बी यहाँ पे होगा। तो इसको पहले हमको ये बनाना पड़ेगा, कार्बन 2 पीस है ना, कार्बन 2 लिख दिया, हाइड्रोजन 6 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा देने का, हाइड्रोजन 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने बंधन है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है। देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ यहाँ यहाँ, कितना हो गया, 7 हो गया ना, तो 7 बॉन्ड हो जाएगा। ओके, आगे ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या पूछी जा रही है। तो पहले जानो कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, यानी कि ऑक्सीजन का 3 अणु मिलता है तब जाके ओजोन बनता है यार मेरा गला। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए, मनुष्य में विरिक एक तंत्र है जो संबंधित है, बताओ क्या है। तो मनुष्य में एक विरिक मतलब किडनी एक पार्ट है जो कि उत्सर्जन तंत्र है, यानी कि ये उत्सर्जन करता है। ओके, आगे सवाल है लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है तो किससे प्राप्त होता है, यानी कि लिटमस जो विलियन होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो होता है लाइकेन से, कहीं कहीं लीचेन भी बोलता है इसको, ठीक है ना, लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पे इंग्लिश में लीचेन या लाइकेन बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है लीचेन, लीचेन लाइकेन। तो समझ जाइएगा लिटमस विलियन जो होता है ना वो बैगनी कलर का होता है रियल में। ये सवाल बहुत काफी इंपॉर्टेंट है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि NaOH को जब जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा धातु बनता है, तो कौन सा तत्व बनता है, तो बनेगा सोडियम जिंकाइट। क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा ये, तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकाइट। नाम याद कर लीजिएगा, सोडियम जिंकाइट, ठीक है ना, सोडियम जिंकाइट। ओके, Na2ZnO2। आगे है किसी भी उदासीन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, आपको पता है। अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है। ओके, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 ये होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आपके लिए छठा होमवर्क दिया जा रहा कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कमेंट करो, कास्टिक सोडा। और 7वां होमवर्क है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। ये सभी को आपको कमेंट करना है, कहीं से भी देख दाख के कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया को अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लराज, जिसमें सोना घुल जाता है, सिर्फ सोना इसमें घुलेगा और कुछ नहीं घुलेगा। सोना घुलेगा तो एक्वारेजियम ही घुलेगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो बोलता है HCl और NO3 का अनुपात क्या होता है। अगर आपको ये एक्वारेजिया का फॉर्मूला याद रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है ना, 3 भाग होता है, और HNO3 जो 1 भाग होता है। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जैसे सवाल बोलेगा वैसे जवाब दीजिएगा। अगर पहले HNO3 बोलेगा तब HCl बोलेगा तब तो 1 और 3 होगा, लेकिन पहले HCl बोल रहा तो 3 हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 होगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आपको पता है CaCO3 का संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो चलो फिर से मुझे 7 नंबर सवाल का होमवर्क याद करो। चूना, एक मिनट, क्या बोलते हैं, कली चूना, कली चूना का सूत्र है, कली चूना का सूत्र बताओ कमेंट करके। ये आपका होमवर्क है। कितना नंबर होमवर्क हो गया, होमवर्क नंबर 7, 8 हो गया ना, 7 होमवर्क नंबर 8 हो गया, ये 8 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर आ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, ये अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्डिहाइड के बारे में बताया था, CHO था, ठीक है ना। ईथर होता है O, ये ऐसे रहता है, सॉरी। और एक कीटोन होता है C रहता है, ऐसे करके डबल बॉन्ड C। और एल्कोहल तो मैंने बताया CHO होता है, OH होता है, एल्कोहल OH होता है। आखिरी सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है पेड़ पौधा, तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है जल से, है ना, जल से बाहर निकलता है। समझ में आ रहा, जल से निकलता है, पत्ती से नहीं बल्कि जल से बाहर निकलता है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको खुद से पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ूँ, है ना, आप खुद से पढ़ सकते हैं, नीचे भी पढ़ लीजिए आप। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो नीचे जो भी आप लोग लाइक नहीं किए लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।